हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रविवार की शाम तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुमित खिड़की के पास बैठा बारिश को देखता हुआ ठंडे हवा के मजे ले रहा था। तभी उसकी बीवी मान्या पल्लू से पसीना पोंछते हुए कमरे में आती है और उसे खिड़की से साइड करते हुए कहती है, अरे थोड़ा सरको ना, पूरी खिड़की घेर कर खड़े हो, थोड़ी हवा मुझे भी खाने दो। खाओ जान, तुम पूरी हवा खाओ, लेकिन मेरे लिए जरा किचन से पकोड़े बना लाओ। पकोड़े? कितने चटोरे हो रहे हो तुम आजकल। अरे अभी किचन की सफाई करके आ रही हूँ, फिर से गर्मी में तुम्हारे लिए पकोड़े तलने जाऊँ? हाँ तो मैं भी मदद करवा देता हूँ। कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, चाय के साथ पकोड़े ठूसेंगे मिलकर। तुम पकोड़ों की बात कर रहे हो, मैं सोच रही हूँ कि आज चाय भी ना बनाओ। बाहर भले ही बारिश हो रही हो, लेकिन किचन में जाकर देखो शोले भड़क रहे हैं, इसलिए मुझसे कुछ भी मत बोलो। अरे तुमसे नहीं बोलूं तो क्या पकोड़े बनाने के लिए दूसरी बीवी लेकर आऊं? अच्छा जी, अब मेरी सौतन लाओगे? जाओ जाओ, जाकर खुद बनाओ और खुद खाओ। इतने अच्छे मौसम में क्यों मूड खराब करते हो? मूड तो तुमने मेरा खराब कर दिया है, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ, भीगो बारिश में, सर पर पानी पड़ेगा तो इसी बहाने दिमाग तो ठंडा हो जाएगा। तभी सुमित गुस्से में छाता लेकर बारिश में बाहर निकल जाता है। कुछ दूर चलता है कि एक पारुल नाम की लड़की अचानक से उसके छाते में आ जाती है। उसके हाथ में अखबार की एक पोटली होती है जिसमें से पकोड़ों की खुशबू आ रही थी। तभी सुमित उससे कहता है, आप ऐसे? सॉरी, लेकिन मुझे अपने छाते के नीचे ही रहने दीजिए। वो क्या है ना, मैं पकोड़े की दुकान पर बैठे मस्त पकोड़े खा रही थी कि तभी बस आ गई तो मैं चढ़ गई। अभी यहाँ उतरी तो बस एक आप ही है जो इसके पास छाता था, तो मैंने बिना पूछे ही। ठीक है, तो आप ये छाता ले जाइए। नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे पकोड़े गीले ना हो जाए इसलिए आपके छाते के नीचे आ गई। मैंने खाकर अभी खत्म कर देती हूँ। वैसे आप चाहे तो खा सकते हैं। जी मानती हूँ थोड़ा अजीब है, लेकिन क्या है ना, मैं भीग जाऊँ तो चलेगा, लेकिन पकोड़े भीगने नहीं चाहिए क्योंकि स्वाद नहीं आएगा। और मुझे पकोड़े खाना बहुत पसंद है। अरे शर्माइए मत, लीजिए ना आप भी, मेरे पास बहुत है। इतना कहकर वो एक पकोड़ा सुमित को खिला देती है, जिसके बाद दोनों बारिश में छाते के नीचे पकोड़े खाते हैं और सुमित पारुल को कुछ दूर तक बातें करते हुए छाता देकर भेज देता है और भीग कर गुनगुनाते हुए घर आता है। सुन 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 बरसात की धुन सुन। क्या बात है, बारिश में भीगकर तो बड़े अच्छे मूड में दिख रहे हो। अभी जल्दी से कपड़े बदल लो वरना सर्दी लग जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। तुम इस बारिश में बाहर से क्या ठूस कर आए हो सुमित? कहीं किसी चाय की टपरी पर पकोड़े तो नहीं खाए? हाँ खाए हैं, क्योंकि तुम्हें घर में पकोड़े बनाने में तो आलस आ रहा था, तो बस खा लिए मैंने। वाह क्या स्वाद था, आहा। ये कहते हुए वो कमरे में चला जाता है और मान्या उसे घूरती रहती है। समय बीतता है। इत्तेफाक से एक रोज सुमित और पारुल की मुलाकात एक कैफे में होती है, जहाँ दोनों में बातचीत बढ़ जाती है और वो फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। एक दूसरे से चैटिंग करने लगते हैं। एक रोज एक प्लेट में पकोड़े लिए पारुल सुमित के घर की घंटी बजाती है तो मान्या दरवाजा खोलती है। पारुल झट से अंदर चली जाती है और उसे घर में देखकर सुमित हैरान रह जाता है। तभी मान्या कहती है, अरे ओ पकोड़े वाली, कहाँ घुसी चली आ रही हो और हो कौन तुम? तुम मुझे नहीं जानते सुमित, ये मुझे नहीं जानती। बताओ इसे मैं कौन हूँ तुम्हारी? अरे फिलहाल तो मैं भी तुम्हें नहीं जानता, तुम निकलो यहाँ से। ओहो जान, मैं कितने प्यार से तुम्हारे लिए पकोड़े बना कर लाई हूँ, अभी तक एक भी चखे नहीं है। मैंने सोचा कि आज हम दोनों साथ ही पकोड़े खाएंगे। आज तो मैं गया। सुमित, ये पकोड़े वाली मेरी सौतन है, ये क्या बकवास किए जा रही है तब से? सौतन तो तुम हो मेरी, क्योंकि सुमित को तुम नहीं मैं पसंद हूँ। ये बात सुनकर तो मान्या का सिर चकराने लगता है और वो गुस्से में आकर कहती है, मेरी किस्मत खराब है, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ पर। मैं इस घर में अब एक पल नहीं रह सकती। मान्या। ओहो बेबी, जाति बला को रोकते नहीं है, जाने दो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तभी मान्या गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। पर कुछ देर बाद ठंडे दिमाग से वो घर छोड़ने का ख्याल भूलकर अपनी सौतन को वहाँ से भगाने की तरकीब सोचती है। अगले दिन जब वो दोपहर में सोकर उठती है तो उसे किचन से खाने की खुशबू आती है। वो जाकर देखती है तो पारुल गोभी के पकोड़े तल कर खा रही थी। ये देखकर मान्या कहती है, तुम पागल वागल हो क्या? ये कौन सा समय है पकोड़े खाने का? क्यों, पकोड़े क्या समय देखकर खाए जाते हैं? मेरा मन किया तो मैंने बना लिए। ये सब्जी और तेल मुफ्त का नहीं आता। मेरे किचन में मुझसे पूछे बिना कोई आलतू फालतू की चीज नहीं बनेगी। तुम भूल रही हो, मैं भी इसी घर में रहती हूँ, तो तुम मुझे कुछ भी खाने से रोक नहीं सकती। हटो मेरे सामने से।
वो उसे धक्का देकर पकोड़े खाते हुए वहाँ से चली जाती है। इसी तरह पारुल रोज अलग अलग तरह के पकोड़े बनाकर खाया करती। ये देखकर मान्या तंग आ चुकी थी, तो वो फ्रिज में से सारी सब्जियां थैले में भरकर एक कोने में छुपा देती है। अब देखती हूँ ये पकोड़े खाने वाली सौतन किस चीज के पकोड़े बनाती है। घर के राशन का नाश कर रखा है। मान्या वहाँ से इतराते हुए चली जाती है। कुछ देर में पारुल रसोई में आती है तो देखती है कि फ्रिज में कोई सब्जी नहीं है और ना ही रसोई में। तभी उसकी नजर टोकरी में रखे बैंगन पर जाती है। ओहो, ये महारानी तो बाजार से सब्जियां ही नहीं लाई। अभी कौन से पकोड़े बनाऊं? बस ये बैंगन ही नजर आ रहे हैं। कोई नहीं, आज बैंगन के पकोड़े ट्राई करती हूँ। तभी वो बैंगन के पकोड़े बनाकर प्लेट में लिए हॉल में जाकर खाने लगती है। मान्या कपड़े सुखाकर छत से नीचे आती है तो उसे बैंगन के पकोड़े खाते देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हारी खोपड़ी में भेजा नहीं है क्या? बैगन के पकोड़े खा रही हो? हाँ, अरे अब रसोई में कोई सब्जी ही नहीं थी, प्याज भी नहीं था, तो मैंने इसलिए पकोड़े बना लिए बैगन के। कसम से क्या पकोड़े बने हैं, चक्कर देखो। दूर रखो, मैं बैगन की सब्जी नहीं खाती, तुम मुझे पकोड़े खिलाने की बात कर रही हो। पकोड़े खाने का इतना शौक किसे होता है? मुझे, क्योंकि मुझे हर तरह के पकोड़े खाना पसंद है। हाँ हाँ, दिख ही रहा है वो तो। हे भगवान, किसी पकोड़े खाने वाली सौतन गले पड़ गई है। इसके लक्षण देखकर तो लगता है इसे सूखी घास भी मिल जाए ना, उसे भी बेसन में घोलकर तल देगी। मान्या की पकोड़े खाने वाली सौतन दिन रात पकोड़े बनाकर उसके घर का तेल और बेसन तो खत्म करती ही, साथ ही हमेशा पकोड़े खाने के कारण बार बार डकारे मारा करती। अपनी पकोड़े खाने वाली सौतन से छुटकारा पाने के लिए एक रोज मान्या चुपके से पकोड़े वाले बेसन के घोल में जमाल गोटा मिला देती है और मन में कहती है, आज के बाद इस सौतन महारानी ने पकोड़े खाने से तौबा ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी मान्या नहीं। मान्या अपना काम करने लगती है तो पारुल उसी जमाल गोटा मिलाए बेसन के पकोड़े बनाती है। कुछ ही देर में सारे बनाए पकोड़े वो खुद ही चट कर जाती है। करीब आधे घंटे के बाद ही जमाल गोटा अपना कमाल दिखाता है और पारुल पेट पकड़े बाथरूम की तरफ भागती है, जहाँ पहले से सुमित अंदर होता है। अरे कौन कमबख्त घुसा है? बाहर आओ, मुझे जाना है। पारुल मैं हूँ, बस थोड़ी देर और। थोड़ी देर में बहुत देर हो जाएगी सुमित, बाहर आओ जल्दी। कुछ ही देर में सुमित बाहर आता है तो पारुल उसे साइड झटक कर बाथरूम में चली जाती है, जिसके बाद वो पूरे दिन बार बार टॉयलेट जाकर अपनी हालत खराब करती है और खुद से कहती है, आज के पकोड़े तो जान पर बनाए। हाय, तो पकोड़े खाने वाली सौतन कैसा महसूस हो रहा है जमाल गोटे वाले पकोड़े खाकर? यानी मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है? बिल्कुल, और अगर तुम मेरे घर और मेरी पति की जिंदगी से नहीं गई ना, तो इसी तरह मैं तुम्हारा खाना पीना जीना सब दुश्वार कर दूंगी। कहो, अब यहीं रहना है मेरी सौतन बनकर या फिर? पारुल बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उस घर से निकल जाती है और कभी लौटकर वापस नहीं आती। शिप्रा नई शादी करके अपने ससुराल में आई होती है, जहां उसकी सास कमला उसको अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। ऐसे ही एक दिन कमला रसोई में काम कर रही होती है और शिप्रा अपने रूम में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है। तभी उसकी माँ कावेरी का कॉल आता है और वो शिप्रा से बोलती है, शिप्रा बेटा, वहाँ सब ठीक तो है ना? तुझे किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है ना? मैं आपसे क्या ही बोलूं, अब मैं इस घर की बहू हूँ और अपने ही ससुराल वालों की बुराई तो मैं कर नहीं सकती। पर हुआ क्या? अगर तुझे वहाँ कोई दिक्कत है तो तू मुझे बोल, मैं कुछ करूँगी। आपने इस घर में मेरी शादी करके ही सबसे बड़ी गलती की है। अब आप क्या ठीक करोगी? रहने दो, मैं यहाँ एडजस्ट कर लूंगी। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे बहुत सारा काम करना है। आखिर मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी जो हूँ। ये बोलकर शिप्रा फोन रख देती है और किचन में जाती है, जहाँ कमला सारा खाना पहले ही बना चुकी होती है और शिप्रा को किचन में देखकर उससे वो बोलती है, बहू, मैंने खाना बना लिया है, तू बस टेबल पे लगा दे। क्या माँ जी, आपने अकेले ही सारा खाना बना लिया? मुझे बता देती ना, मैं बना देती। अरे कोई बात नहीं बहू। माँ जी, आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं? इतना प्यार तो मुझे मेरी माँ ने भी कभी नहीं किया जितना आप करती हैं। ये बोलकर दोनों सास बहू खाना लेकर टेबल पर लगाती है कि तभी अनमोल आ जाता है। घर आते ही खाने की खुशबू को सूंघकर
अनमोल अपनी माँ और बीवी से बोलता है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या बना है आज खाने में? आज माँ जी ने खाना बनाया है तो खुशबू अच्छी आएगी ही ना। अरे बहू की तो आदत है मेरी तारीफ करने की। तू जा जल्दी से फ्रेश होकर आ जा। अनमोल जल्दी से फ्रेश होकर बाहर खाने के लिए आता है। डिनर करने के बाद में कमला अपने रूम में जाती है और शिप्रा भी अपने रूम में जाकर अनमोल से बोलती है। अनमोल जी, मैं रोज रोज माँ जी के हाथों का खाना खा खा कर पक गई हूँ। आप माँ जी से बोलो कि ये बकवास खाना बनाना बंद करें। यार तुम तो एक नंबर की दोगली हो। आपने मुझे दोगली बोला? आखिर मैंने ऐसा किया ही क्या है जो आप मुझे दोगली बोल रहे हैं? अभी कुछ देर पहले बाहर खुद ही बोल रही थी कि माँ जी ने खाना बनाया है, खुशबू तो अच्छी आएगी ही, और अब मेरे सामने आकर बोल रही हो माँ जी को बोलो बकवास खाना बनाना बंद करें। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं माँ जी को हर्ट करूं, उनके मुंह पर ये बोलूं कि माँ जी आप खाना मत बनाइए? और क्या, तुम्हें जो दिक्कत है वो सीधा बोलो ना। माँ के सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और बोलोगी तो दोगला ही बोला जाएगा तुम्हें। और अब मुझे कोई बहस नहीं करनी, सोने दो मुझे। ये बोलकर अनमोल सो जाता है और अगले दिन शिप्रा किचन में जाकर अपनी सास से बोलती है। क्या माँ जी, हमेशा आप ही खाना बनाती हैं। सब क्या बोलेंगे कि बहू को देखो सास से काम करवाती है। आप आराम कीजिए, आज मैं आपके लिए खाना बना दूं। हाय कितनी प्यारी और गुनी बहू मिली है मुझे। शिप्रा अपनी सास को बाहर भेजकर खुद खाना बनाने लगती है और खाना बनाते हुए खुद से बोलती है। एक बार भी बुढ़िया ने ये नहीं बोला कि नहीं बहू तू रहने दे, मैं ही बना लेती हूँ खाना। बुढ़िया इसी फिराक में थी कि कब बहू बोले माँ जी हटिए, मैं खाना बना देती हूँ। शिप्रा खाना बनाते हुए खुद से ही बातें कर रही होती है। तभी कावेरी का कॉल आता है और कावेरी शिप्रा से बोलती है। ससुराल जाते ही तो अपनी माँ को भूल गई। ये नहीं कि माँ को फोन भी कर लूं कभी। फोन तो तब करूँ ना माँ जब घर के कामों से फुर्सत मिले। यहाँ आकर तो मैं नौकरानी बन चुकी हूँ। अपनी बेटी की ये बात सुनते ही कावेरी उसे वीडियो कॉल करती है। अपनी बेटी की बातों पर भरोसा नहीं है ना, तभी वीडियो कॉल की है, ये देखने के लिए कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। आपको भी यही लगता है ना कि मैं दोगली हूँ? ऐसा नहीं है बेटा, मैंने तो बस तुझे देखने के लिए फोन किया था। शिप्रा अपनी सास की बुराई अपनी माँ से कर ही रही होती है। तभी उसके घर में उसकी ननद सुहानी आती है और शिप्रा फोन रखकर अपनी ननद के पास जाकर उसे बोलती है। अरे दीदी, आप यहाँ अचानक हमें बता देती, अनमोल जी आपको लेने आ जाते। अरे भाभी, ये तो बस छोटा सा सरप्राइज था आपके लिए। याद है ना आपको, आपने मुझे बोला था कि आप अपनी शादी के 6 मंथ एनिवर्सरी पर मुझे डायमंड की रिंग देंगी। बस वही लेने आई हूँ। उस समय टाइम नहीं मिला तो अब आ गई। हाँ याद है मुझे, पर क्या करूँ, तुम्हारे भाई मुझे पैसे देते ही नहीं। कितनी बार उनको बोला है कि दीदी के लिए एक डायमंड रिंग बनवानी है, कुछ पैसे दे दो, पर वो हैं कि सुनते ही नहीं। बोलते हैं दीदी की शादी हो गई है और शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं। अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो खुद दे दो, मुझसे मत बोलो। सच भाभी, अनमोल ने ऐसा बोला? आपको क्या लगता है दीदी, मैं आपसे झूठ बोलूंगी? आप ननद कम और दोस्त ज्यादा है मेरी। अगर मैं काम कर रही होती तो मैं आपके इन सुंदर हाथों के लिए एक रिंग तो क्या, आपके लिए हार भी बनवा देती। और आपको पता है मैं जो बोलती हूँ वो जरूर करती हूँ। कोई बात नहीं भाभी, मैं समझ सकती हूँ। वैसे मैं यहाँ आप सबको इनवाइट करने आई थी। निखिल जी ने एक और नया बिजनेस शुरू किया है, कल उसी का इनॉग्रेशन है, तो आप सभी को आना है। दोनों ननद भाभी बात कर रहे होते हैं कि कमला वहाँ आती है और सुहानी अपनी माँ से मिलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सब सुहानी के घर जाते हैं, जहाँ अनमोल अपनी बहन को छेड़कर उससे बोलता है। क्या है ये सब? माँ बता रही थी तो कल मेहमान की तरह आई और मेहमान की तरह चली गई। थोड़ी देर मेरा वेट नहीं कर सकती थी क्या? जब लड़की की शादी हो जाती है ना, तो वो अपने मायके वालों के लिए मेहमान ही हो जाती है। ये बोलकर सुहानी वहाँ से चली जाती है। अनमोल उसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और फिर से सुहानी के पास जाकर उससे उसकी उदासी के बारे में पूछता है, जिस पर सुहानी उसको सारी बात बताती है और अनमोल उसे बोलता है। अरे बस इतनी सी बात पर तुम मुझसे नाराज हो गई? वो तो मैंने बस शिप्रा को चिढ़ाने के लिए बोला था। उस दिन शिप्रा मुझसे बहुत लड़ रही थी ना, माफ कर दे अपने छोटे भाई को। अच्छा, तुम दोनों लड़ोगे तो मुझसे रिश्ते नाते तोड़ लोगे? ऐसा नहीं है,
अब माफ भी कर दो, सॉरी। अपने भाई को ऐसे माफी मांगता देखकर सुहानी अनमोल को माफ कर देती है। कुछ देर बाद में अनमोल शिप्रा और अपनी माँ के साथ में घर आता है और शिप्रा से बोलता है, अरे मैं तो तुम्हें दोगला मजाक में बोला करता था, पर तुम तो सच में दोगली इंसान हो। दीदी के सामने कुछ, माँ के सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और। अरे कितने चेहरे हैं तुम्हारे। क्या हुआ बेटा, तू बहू पे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? माँ ये बात आप मुझसे ना ही पूछो तो ज्यादा अच्छा होगा, पूछो अपनी प्यारी बहू से ही। ये बोलकर अनमोल शिप्रा की सारी हरकतों के बारे में अपनी माँ को बताता है, जिसके बाद अनमोल शिप्रा से बोलता है, मैं दोगले इंसान के साथ अब और नहीं रह सकता। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मुझसे दूर हो जाओ या अपनी ये दोगली बातें करना बंद कर दो। नहीं, मैं इस घर को और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, मुझे माफ कर दो। शिप्रा अपनी गलती की माफी मांग लेती है, जिसके बाद अनमोल उसको एक और मौका देता है और शिप्रा अब एक अच्छी बहू की तरह अपने घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है और कुछ ही दिनों में अपनी ननद से किया हुआ वादा भी पूरा करती है। एक दिन सुलेखा के घर पर पड़ोस की मौसी आती है और बोलती है, और सुलेखा, क्या हाल चाल है? तुमने तो सबसे बतियाना ही छोड़ दिया, क्या बात हो गई? क्या बताएं मौसी, मैं तो राजीव की शादी को लेकर भाग दौड़ में लगी हुई हूँ। क्या छोरे का ब्याह भी पक्का कर दिया और तूने मुझे बताया भी नहीं? ये अच्छा ना किया तूने। अरे मौसी, अगर रिश्ता पक्का हो जाता तो बात ही क्या थी। अपने गांव में तो कोई भी लड़की ढंग की है ही नहीं, किसी की शक्ल सूरत नहीं है तो कोई मुंह मांगा दहेज देने को तैयार ही नहीं है। हाँ सही कह रही है तू, भली चंगी छोरियां को तो जैसे अकाल ही पड़ गया है। मेरी नजर में एक छोरी है, लेकिन रंग थोड़ा फीका है, पर छोरी सरकारी नौकरी करे है। हाँ मौसी, क्यों नहीं। सरकारी नौकरी वाली बहू आएगी घर में तो गांव में मेरा रुतबा बढ़ेगा। तो आप बात आगे बढ़ाइए। सुलेखा के इतना कहने पर मौसी कुछ दिन बाद में सुलेखा को लड़की वालों के घर रिश्ता लेकर जाने को कहती है और उसके अगले दिन ही सुलेखा पति चंदर और बेटे राजीव के साथ लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं, जहां उनका घर देखकर राजीव बोलता है, माँ इनका घर तो हमसे भी बड़ा है। सही कह रहा है बेटा, सरकारी नौकरी वालों के तो ठाट ही अलग होते हैं। अरे बस भी करो भगवान, हम यहाँ बहू लेने आए हैं, घर नहीं। चलो आगे भी बढ़ो। वो तीनों आकर सोफे पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद लड़की की माँ ललिता आती है और बोलती है, आप लोगों का स्वागत है, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे बिल्कुल भी नहीं, आपका इतना बड़ा घर है, किसी अंधे को भी दिख जाएगा। इसके कहने का मतलब है बहन जी, कोई परेशानी नहीं हुई। तभी अंजना भी वहाँ आ जाती है, जिसके बाद सब लोग नाश्ता करते हैं। अंजना को साड़ी, चश्मे और चुटिया बनाए देखकर राजीव का मुंह बन जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ से बोलता है, माँ इस लड़की को देखने आए हैं क्या? ये तो बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं दिखती। अरे बेवकूफ, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, वो सरकारी नौकरी करती है। एक बार घर में आ जाएगी ना तो हमारी मौज ही मौज होगी। अगर तू नहीं भी कमाएगा ना तो हम बैठकर आराम से खा सकते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर राजीव चुप हो जाता है, जिसके बाद ललिता बोलती है, जी देखिए, मैंने अंजना को अकेले पाला है और ये अपनी मेहनत पर ही आज अपने पैरों पर खड़ी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी शादी अच्छे घर में धूमधाम से हो। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी, राज। और रही बात शादी की, तो वो तो पूरे गाजे बाजे के साथ होगी, देख लेना आप। उसके बाद राजीव और अंजना भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों की धूमधाम से शादी होती है। अगले दिन ही अंजना की मुंह दिखाई की रस्म के लिए गांव की औरतें सुलेखा के घर आती हैं, जिसमें से एक औरत अंजना को देखकर बोलती है, भगवान झूठ ना बुलवाए काकी, तुम्हारी बहू तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। क्या देखकर छोरे का ब्याह कर दिया तुमने? अरे जे भी पूछने की बात है, सारा गांव जानता है। काकी ने तो बस सरकारी नौकरी की बात सुनते ही हाँ कर दी। ये सब सुनकर अंजना को बहुत बुरा लगता है। तभी सुलेखा उनका मुंह बंद करवाने के लिए बोलती है, क्यों री, जब देखो तब तुम दोनों चपड़ चपड़ करती रहती हो। अरे यहाँ काम करने आई हो, फालतू की पंचायत ना जमाओ यहाँ पे।
सुलेखा के इतना कहते ही सब चुपचाप रस्म को अदा करके वहाँ से चले जाते हैं। मगर अंजना को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद रात को उसकी सास उसे आवाज लगाकर बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? जी बोलिए मम्मी। मम्मी? अरे तेरी माँ तुझे संस्कार देना भूल गई थी क्या? इतना भी नहीं पता क्या? सास को जी कहकर बुलाते हैं। मैं आगे से ध्यान रखूंगी मम्मी जी। आपको कुछ काम था मुझसे? और क्या, अब तुझे यहाँ बतियाने के लिए तो बुलाऊंगी नहीं। किचन में बहुत सारे बर्तन हैं, जाके साफ कर दे। अंजना बिना कुछ बोले किचन में बर्तन साफ करने लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अंजना ऑफिस के साथ साथ घर का भी सारा काम संभाल लेती है। एक दिन सुबह जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो राजीव खाना खाकर बोलता है, किसने बनाया है ऐसा वाहियात खाना? खाने में भला कोई इतनी मिर्ची डालता है क्या? अरे ओ नास पीटी, अब तू खाना बनाना भी नहीं जानती क्या? सुबह सुबह मेरे बच्चे का मुंह जला दिया। मम्मी जी गलती से हो गया। तुम तो रहने ही दो, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती तुम। ये सुनकर अंजना को बहुत दुख होता है और ऐसे ही एक दिन जब अंजना ऑफिस जा रही होती है तो उसकी सास उसे बोलती है, बहू जरा 5,000 रुपए तो देना। अंजना उसे बिना कुछ बोले ही पैसे दे देती है और ऐसे ही अगले दिन सुलेखा फिर से उससे कुछ पैसे मांगती है तो अंजना बोलती है, मम्मी जी कल ही तो मैंने आपको 5,000 रुपए दिए थे, आज फिर आपको पैसे चाहिए, कोई जरूरी काम है क्या? अरे लिए थे तो क्या हुआ, कहीं लेकर भाग तो नहीं जाऊंगी ना। और तू इतना कमाती है, अगर थोड़ा बहुत मुझे दे भी देगी तो क्या घट जाएगा तेरा? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। अंजना बोल ही रही होती है कि तभी राजीव भी वहाँ आ जाता है और बिना कुछ जाने अंजना से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को मना करने की? राजीव जी आप गलत समझ रहे हैं। राजीव अंजना की बात नहीं सुनता और गुस्से में आकर उस पर हाथ उठा देता है, जिसके बाद अंजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते रोते ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन राजीव और सुलेखा आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे जब से बहू आई है तब से तो मेरी मौज ही मौज हो गई है। मैं तो कहती हूँ कि तू भी नौकरी छोड़ दे, क्या जरूरत है तुझे कमाने की? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, जब वो महारानी अच्छा खासा कमा ही रही है तो मैं क्यों फालतू में घिसूं? उनकी ये बात वहाँ खड़ी अंजना सुन लेती है और खुद से बोलती है, ये इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पर मैं भी चुप नहीं रहने वाली। इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सरकारी नौकरी करने वाली से शादी करने से क्या क्या हो सकता है। ऐसे ही अब अंजना घर का कोई काम नहीं करती, जिसके लिए राजीव उसे बोलता है, तुम्हें हो क्या गया है अंजना? तुम्हारे होते हुए माँ घर के काम कर रही है, क्यों? क्योंकि मैं जॉब करती हूँ और इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने घर का काम करने के लिए तो नहीं की। और वैसे भी मम्मी जी सारा दिन तो निठल्ली ही बैठी रहती हैं, थोड़ा काम कर लेंगी तो क्या दिक्कत है इसमें? ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? अब जो खुद कोई काम नहीं करता वो मुझे सिखाएगा कि मैं कैसे बात करूं और कैसे नहीं। अरे मैं तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पल रही जो तुम्हारी हर बात मानूं। अंजना का ऐसा रूप देखकर राजीव कुछ नहीं बोल पाता और ऐसे ही सुलेखा को सारे घर का काम करना पड़ता। अब राजीव भी अंजना के इस बर्ताव से दुखी हो गया था। ऐसे ही एक दिन राजीव अपनी माँ से बोलता है, माँ, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? हमें अंजना के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। सही कह रहा है तू, मुझे भी लगता है कि हमने बहू के साथ अच्छा नहीं किया। वो नौकरी करने के साथ साथ घर का काम भी करती थी, पर कभी भी उफ तक नहीं किया उसने, और हमने उसका और उसके पैसे का बहुत फायदा उठाया है। आप लोगों को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो बस आप दोनों को सबक सिखाने के लिए ही ये सब किया था। जिसके बाद दोनों अंजना से माफी मांगते हैं और अंजना भी उन्हें माफ कर देती है और सुलेखा भी अब अंजना के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करती। साथ ही साथ राजीव भी उससे इज्जत और प्यार से पेश आता। इसी तरह वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।